प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, बाबरी मस्जिद की नाइंसाफ़ी, बाबरी मस्जिद का जस्टिस और हाथरस का सनसनीखेज मामला, संयोग या प्रयोग, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर बाबरी मस्जिद के ऊपर जो आखिरी फैसला आया। और आखिरी फैसला आने के बाद जो देश दुनिया में जो चर्चा उत्पन्न हुआ बाबरी मस्जिद के इंसाफ के ऊपर, बाबरी मस्जिद के जस्टिस के ऊपर, और जिस तरीके से इस फैसले के ऊपर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिस तरीके से लोग इस फैसले के ऊपर बातें कर रहे थे, उस चर्चा का अचानक से विराम लग जाना, उस चर्चा को पूरी तरीके से डिबेट से हट जाना, ट्रैक से हट जाना और सामने हाथरस का मुद्दा आ जाना, संयोग या प्रयोग। आज हम बात करेंगे हाथरस के मुद्दे के ऊपर, आज हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद के आखिरी फैसले के ऊपर, आज हम बात करेंगे उन बाबरी मस्जिद के दोषियों के ऊपर जो खुद को दोषी भी समझ चुके थे और कोर्ट के अंदर अपना बेल बॉन्ड भर के जा रहे थे, पर साथ में बेल बॉन्ड ले के जा रहे थे कि अगर उनको सज़ा हो जाएगा तो वो छुटकारा के लिए, बरी के लिए वो अपील करेंगे। और कोर्ट रूम से अंदर जाने से पहले कुछ एक तो दावा भी करते जा रहे थे कि हाँ, हमने ये काम किया। यानी मुजरिम ताल ठोक के ये कहते रहे कि मैंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, हमने बाबरी मस्जिद को निस्तनाबूद किया, हमने बाबरी मस्जिद का रेजा किया। लेकिन जब वही इंसान कोर्ट के अंदर जब गए तो जस्टिस जो सामने आया, जो न्याय सामने आया, उसको दुनिया ने देखा और दुनिया देखकर उसको चर्चा में लाया। और दुनिया ने इस इंसाफ के बारे में क्या कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने इस इंसाफ के बारे में क्या कहा, एक बार फिर से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद में क्या हुआ है, इंसाफ हुआ है या नाइंसाफ़ी हुआ है, बाबरी मस्जिद का जजमेंट आपको क्या लगा, अगर इसको सही समझते हैं, अगर इसको गलत समझते हैं, अगर ये आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के इस जजमेंट को ऊपर अदालत में चैलेंज करना चाहिए मुसलमानों को, तो आप इस वीडियो को अभी से लाइक कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, दुनिया ने देखा इतिहास का पहला मामला, इतिहास का पहला मुकदमा, जिसमें मुजरिम खुद चीख कर रह रहा है कि हाँ, मैं दोषी हूँ, हाँ, मैं मुजरिम हूँ, मुझे सज़ा मिले या कुछ और, मैं इसको तस्लीम करूँगा। दुनिया ने देखा इतिहास में पहली बार जब मुजरिम को भी ये लगने लगा था कि उसको सज़ा होगा, उनको सज़ा से कोई बचा नहीं सकता है, और साथ में इकट्ठे कई मुजरिम बेल बॉन्ड भर के जा रहे थे। और जो सज़ा, जो बाबरी मस्जिद का आखिरी इंसाफ आया, जिस आखिरी इंसाफ से लोगों को बहुत बड़ी इंसाफ आने की उम्मीद था, क्या लोगों का उम्मीद पूरा हुआ? दोस्तों, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान लग गया है, क्योंकि हजारों लोग, हजारों मुंह और हजारों तरीके के चर्चाएं होने लगी है कि जब मुजरिम खुद समझ रहे थे कि हम मुजरिम हैं, जब मुजरिम खुद ऐलान कर रहे थे मीडिया के सामने कि हाँ, हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, तो फिर उनको जो सज़ा मिला और जो उनको क्लीन चिट दिया गया, ये समझने से परे है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया में इस तरह की बातें हो रही है और चर्चाएं हो रही है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग जज और न्यायालय के फैसले को सर झुकाकर तस्लीम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो खुद अपने आप में विवादों में फंसता हुआ नज़र आता है। कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं जो लोगों को
मौका दे देता है कि उसके ऊपर वो बातें करे। और बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ है, बाबरी मस्जिद का जो न्याय हुआ है, अंतिम फैसला हुआ है, इस फैसला भी उसी श्रेणी में रखा जा रहा है, क्योंकि इस फैसले के आने के बाद, बाबरी मस्जिद के अंतिम मुकदमे के अंतिम फैसले के आने के बाद लोगों का भड़ास निकल पड़ा है। लोग बोलने लगे हैं कि ये हिंदुस्तानी अदालत की कानून का और ये है हिंदुस्तानी न्याय व्यवस्था का काला दिन था। तो दोस्तों, क्यों इस तरह की बातें कही जा रही है, लोगों को मौका क्यों मिला, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दें। साथ ही साथ दोस्तों, जिस शख्स ने, जिस सज्जन ने उस दिन को, यानी बाबरी मस्जिद के अंतिम न्याय के दिन को काला दिवस की संज्ञा दी, वो कोई और नहीं बल्कि कानून के एक बहुत जानकार, जिनको दुनिया, देश विदेश में उनकी ख्याति है, देश विदेश में उनकी चर्चाएं हैं, और वो कोई जाहिल नहीं बल्कि कानून के जानकार MIM पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिन्होंने ताल ठोक के कहा कि ये भारतीय कानून व्यवस्था और भारतीय न्याय व्यवस्था जो जजमेंट आता है उसके लिए ये एक काला दिन था। क्योंकि इतनी न्याय, इतनी सबूत, इतनी दलील होने के बावजूद जो जजमेंट आया है, और जिस तरीके से जजमेंट आया है, ये देश के एक बड़े वर्ग को ये मायूस करने वाला जजमेंट है, और ये इसमें एक सवालिया निशान है, और लोग इस पे सवाल करने लगे हैं। तो दोस्तों, और ये मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ रहा था कि जिस तरह का जजमेंट आया, जिस तरह से दोषियों को निर्दोष करार दे दिया गया कोर्ट के जरिए, ये मुद्दा काफ़ी तूल पकड़ रहा था कि अचानक एक ऐसा केस आया, हाथरस का केस, जो कि पहले से ही हो चुका था। गालिबन बाबरी मस्जिद का न्याय व्यवस्था आने से पहले ही ये घटना घट चुका था, लेकिन अचानक जैसे बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमानों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया, जो अंतिम फैसला आया था उस पर लोगों ने सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया कि अचानक रातों रात से हाथरस का वो पुराना मुद्दा, जो कि एक शर्मनाक घटना है और हम कंडेम करते हैं उस मुद्दे का, लेकिन वो पहले ही घट चुका था, लेकिन उस मुद्दे को अचानक से हाईलाइट ऐसा किया गया, और इतने ऐसे तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से इसको ऐसा हाईलाइट किया गया अचानक से कि बाबरी मस्जिद का वो उभरता हुआ मुद्दा दबकर कहीं दफन होकर रह गया। साथ ही साथ देश के अंदर जो किसानों का एक सनसनीखेज धरना चल रहा था, और जो सरकार के कानून के ऊपर किसानों का आक्रोश चल रहा था, और जगह जगह पर उस चीज को फुटेज किया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, लोग उसको सुन रहे थे, देख रहे थे, वो भी मुद्दा पूरी तरीके से इस हाथरस के कांड के ऊपर, हाथरस के मुद्दे के ऊपर पूरी तरीके से दब कर रह गया, कुचल कर रह गया। इसीलिए दोस्तों, अब सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि हाथरस की घटना का इस तरीके से मीडिया वालों का उठाना, और अचानक से उन मीडिया वालों का उठाना जो 6 सालों तक सोए हुए थे, जिनका जमीर इस तरीके से धूमिल पड़ गया था, मानो वो पत्रकारिता ही भूल गए हो और किसी के चमचागिरी में लग गए हैं। लेकिन अचानक से इनका जमीर जाग जाता है, अचानक से ये सब प्रशासन से सवाल पूछने लगते हैं, और जो हुआ वो आपके सामने है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा दबकर दम तोड़ दिया, किसानों का धरना का मुद्दा दबकर दम तोड़ गया, सिर्फ और सिर्फ हाथरस और हाथरस ही सुनाई देने लगा। तो दोस्तों, सवाल भी अब पूछ रहे हैं लोग कि वो मीडिया जो चापलूसी में लगी हुई थी, वो मीडिया जो सरकार को डिफेंड कर रही थी, वो अचानक सरकार पर हावी क्यों हो गई? सरकार पर हावी होना कहीं मीडिया का फिर से सरकार को बचाने की एक साजिश तो नहीं है कि जो किसानों का मुद्दा चल रहा था उससे लोगों का ध्यान हटाना, बाबरी मस्जिद पे जो लोगों को सवाल पूछ रहे थे बाबरी मस्जिद के अंतिम निर्णय के ऊपर, उससे लोगों के माइंड को अलग करना, भटकाना, कहीं मीडिया का ये मकसद तो नहीं। जो भी मकसद हो दोस्तों, आने वाले दिनों में खुलासा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हाथरस में जो घटना हुई उसकी भी हम निंदा करते हैं, और जो बाबरी मस्जिद का जो न्याय आया उससे
बिल्कुल ही हम संतुष्ट नहीं हैं और अपनी ओपिनियन है कि इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। अब देखना है चैलेंज होता है या नहीं होता है। शुक्रिया।